वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक नई रीडिंग के साथ शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे रीडिंग नंबर 56 से, विच इज़ टेक्निकल एनालिसिस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 2020 के करिकुलम में ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले ये क्वांट्स में हुआ करता था। 2019 में ये था रीडिंग नंबर 13 और ये क्वांट्स का फाइनल चैप्टर था। अभी इंस्टीट्यूट ने 2020 के करिकुलम में इसको रीशफल करके पोर्टफोलियो में डाला है। कंटेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। सो इफ यू हैव डन योर क्लासेस फॉर 2019 तो वहां से या 2019 की अगर आप बुक्स रेफर कर रहे हो तो आपको बस क्वांट्स में जाकर के उसको रेफर करना है और बाद बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। सो यू जस्ट कैन चिल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट की बुक में जो जो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए उनको मैं लिख के लेके आया हूं। आई एम नॉट कवरिंग दैट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, बट अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट के बुक में आपको 5 एग्जाम्पल्स दिखेंगे। आई थिंक 1 2 3 4 आर मोर रेलिवेंट। 5 नंबर नहीं करोगे तो चलेगा, बट 1 2 3 4 आर एक्सट्रीमली रेलिवेंट। यू कैन डू इट। इसके अलावा बुक में 28 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारे के सारे बनाने हैं। यह अपील आज की नहीं है, हमेशा की है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा वीडियो देख लेने के बाद में आपको इंस्टीट्यूट की बुक के पीछे के सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने हैं। सो वो अभी भी जारी है। हम लोग रीडिंग नंबर 56 तक पहुंच गए। सो वो अभी भी जारी है। टोटल 28 क्वेश्चंस हैं इंस्टीट्यूट की बुक में और आपको वो चीज़ वहां से कवर करनी है। लर्निंग आउटकम टोटल 8 है वैसे तो, लेकिन मैं लर्निंग आउटकम वाइज अप्रोच नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू कवर इट ऑन अ रॉ बेसिस। हालांकि मैं आपको टाइम टू टाइम बता पाऊंगा कि हम कहां तक पहुंचे हैं, बट ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस क्या है उसके बारे में ही बात करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू कवर लर्निंग आउटकम वाइज। क्लियर है? सो दैट्स इट। That's pretty much about the introduction into the reading. इसके अलावा अब मैं अपनी डायरी साइड रख देता हूँ and let's directly get into the content. तो सर, अपनी ये जो रीडिंग नंबर 56 है, यानी कि रीडिंग नंबर जो अपनी 13 है फ्रॉम 2019 करिकुलम, ये है अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। मैं पहले ही कुछ डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस बोल करके इस रीडिंग को ज़रूर इंट्रोड्यूस किया गया है, बट आई थिंक इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये रीडिंग और भी बेहतर हो सकती थी, होनी चाहिए थी, पर इंस्टीट्यूट ने अपनी मर्यादाओं में ही रह करके इसको पूरा कंप्लीट किया है। जहां तक बात है टेक्निकल एनालिसिस की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। इट्स ऑल अबाउट चार्ट्स, इट्स ऑल अबाउट इंडिकेटर्स, इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड्स और बहुत सारी चीजें हैं जिसको टेक्निकल एनालिसिस में आप कवर कर सकते हो। मुझे याद है अपने दिन जब मैं CFA लेवल 2 या 3 क्लियर किया था, उसी समय मेरे अंदर ये खुमार चढ़ा था दैट आई वांट टू बिकम अ टेक्निकल एनालिस्ट। बिलीव मी, दैट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू। तो मैंने कुछ 2-3 किताबें ऑर्डर कर दी थी टेक्निकल एनालिसिस पे। आई डोंट रिमेंबर द ऑथर्स नेम राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट इनटू टेक्निकल एनालिसिस। अब इतनी मोटी मोटी किताबें आई थी सर, एंड बहुत सारे पैटर्न्स और बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई थी। मेरे को उसी समय समझ में आ गया था दैट टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट माय थिंग, बिकॉज यू विल बी रिक्वायर्ड टू नॉट जस्ट फाइंड आउट अ पैटर्न बट ऑल्सो टू इवैल्यूएट एंड एनालाइज व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट पैटर्न। तो बहुत सारी चीजें थी। मुझे अपनी लिमिटेशन समझ में आ गई थी दैट आई कैनॉट मेक मनी आउट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बट दैट डज नॉट मीन आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट। ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस इज अ वेरी गुड थिंग टू डू एंड कर सकते हो तो करो। खास करके इंट्राडे जो लोग खेलते हैं या जो इंट्राडे बेसिस पे या फिर पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं, ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेते हैं। इन्वेस्टर्स लाइक मी आर मोर ऑफ इनटू फंडामेंटल एनालिसिस। तो वो दोनों का जो डिफरेंस है उसको भी हम कवर करेंगे इस पे। मैं आपको क्यों कहानी बता रहा हूं? अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस अपने जो इंस्टीट्यूट की बुक है, या फिर मैं अगर आप स्क्वाइजर फॉलो करें तो स्क्वाइजर, या फिर इवन माई नोट्स, इन सभी जगह टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ इंट्रोड्यूस की जाएगी, किताब आपके सामने खोली जाएगी। यू विल नॉट बी मेड एन एक्सपर्ट। मैं हमेशा से आज तक की प्रैक्टिस रही है, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलते आया हूं कि भैया टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे हो, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल बिकम अ ट्रेडर। सो कहानियां शुरू नहीं होती यहां, तो बस मैं एक ट्रेलर दूंगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो आपको उसके ऊपर में और बहुत रिसर्च करनी होगी। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग होने के कारण ऑब्वियसली द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाई सर्टेन लेवल। यहां पे कई सारी चीजों के ऊपर में हम बातें सिर्फ करके निकल जाएंगे, मैं आपको मौका नहीं दूंगा डाइव इन करने का।
ना ही मैं चाहता हूं आप डाइव इन करें। माई अप्रोच इज टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड क्लियर योर एग्जाम। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, प्लीज ये क्वेश्चन दिमाग में ध्यान में रखें कि यहां हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, चीजों के बारे में समझ रहे हैं, हम इससे पैसे नहीं बना पाएंगे। ये आपको पहला अपना दिमाग में क्लैरिटी रखना है। दूसरी क्लैरिटी ये रखनी है कि ये चैप्टर है तो वैसे बड़ा इजी, बट डोंट टेक इट लाइटली। इंस्टीट्यूट काफी टिपिकल सवाल यहां से पूछ सकता है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर कैन इवन बिकम अ नाइटमेयर। हो सकता है ऐसा हो आपके साथ। सो कंसंट्रेशन लेवल हाई रखिए थ्रू आउट द वीडियो, एंड बस ध्यान रखेंगे तो अपने आप सब कुछ होता रहेगा। With that being said, I am starting off with this reading, और इस रीडिंग में सबसे पहले आप देख सकते हो स्लाइड नंबर 1 में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस है क्या। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते थे, वहां पे सर हम बैलेंस शीट, पीएल और अन्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते थे, और उससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करने के बाद में एक इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचते थे। ये काम यहां नहीं करना। यहां पे आपको किसी भी ट्रेडेड सिक्योरिटी से रिलेटेड सिर्फ उसका प्राइस और उसका वॉल्यूम का डेटा इकट्ठा करना है, और उन दो डेटा के भरोसे ही आपकी पूरी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। बड़ी ही डेंजरस ये एनालिसिस है। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये कहूं कि कंपनी का नाम दिए बिना मैं अगर आपको प्राइस और वॉल्यूम का डेटा दूं, तो आप क्या बता सकते हो कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे। ये चीज संभव है टेक्निकल एनालिसिस से करना। ऑल्दो इसके कई लोग इसके साथ में बोलते हैं, कई लोग इसके विपक्ष में बोलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यस, इट इज एंटायरली पॉसिबल टू डू टेक्निकल एनालिसिस ओनली ऑन बेसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ डेटा। नंबर 1 द प्राइस डेटा, नंबर 2 द वॉल्यूम डेटा। आइए बात करते हैं उस पर। टेक्निकल एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। ऑब्वियसली सिक्योरिटी एनालिसिस दो तरह की है, एक है टेक्निकल, एक है फंडामेंटल। तो इधर सिक्योरिटी एनालिसिस ही कर रहे हो आप, लेकिन यहां पे आप जो यूज कर रहे हो वो है एक प्राइस की इंफॉर्मेशन और दूसरी है वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये डेटा आपको मार्केट डेटा लेना होगा, यानी कि द एक्चुअल डेटा विच इज देयर इन द स्टॉक मार्केट। वहां से प्राइस की डेटा और वॉल्यूम की डेटा निकालिए, टेक्निकल एनालिसिस कर पाओगे उसके बाद आप। क्लियर है। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस कहां कहां यूज हो सकता है, तो सर ये इक्विटीज के लिए हो सकता है, विच इज ऑब्वियसली अवर गेम, बॉन्ड्स में भी, फ्यूचर्स में भी और कमोडिटीज में भी। यानी कि अगर इसके स्कोप की बात करूं तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है, आप मल्टीपल एसेट क्लासेस में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो सर प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में ये बात कही गई है कि भाई यहां पे आपको मेजरली ट्रेंड्स और पैटर्न्स को स्टडी करना है, और इस बात पे ध्यान देना है दैट ऑल दीज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स विल रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब अगर कोई पैटर्न पहले बना था तो वो वापस भी बनेगा। कब कोई नहीं जानता, लेकिन बनेगा जरूर। जो बातें पास्ट में हुई वही फ्यूचर में होगी। इस पे मैं दो चीजों को डिक्लेरेशन दूंगा, यहां पे दो चीजें आपको समझाऊंगा ताकि चैप्टर की फीलर आपको मिले। नंबर 1 एक स्ट्रैटेजी होती है जो होती है मोमेंटम स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी होती है? मोमेंटम स्ट्रैटेजी। मोमेंटम स्ट्रैटेजी टेक्निकल एनालिसिस की ही देन है, जो बोलती है कि जो स्टॉक आज तक चलते आया है वो आगे भी चलते आएगा। इसका मतलब द स्टॉक विच हैज गिवन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो गो ऑन टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द इन्वेस्टर्स। अब आप इसमें मानते हैं या नहीं मानते वो आपके ऊपर में है, पर ऐसी स्ट्रैटेजीज है टेक्निकल एनालिसिस में जो बोलते हैं कि अगर एक शेयर है जो धड़ाधड़ बढ़ा है ओवर द पास्ट, तो वो आगे भी बढ़ता रहेगा। दिस इज अ मोमेंटम एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से संभव है। दूसरा, यहां पे ट्रेंड्स और पैटर्न्स आपको ढूंढने होते हैं, और इस बिलीफ के साथ में आगे एनालिसिस को कंटिन्यू करना होता है कि जो ट्रेंड पहले बनी थी वो आगे भी बन सकती है, जो पैटर्न पहले भी बना था वो आगे भी बन सकता है। कोई भी अच्छी ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस की जब आप किताब उठाएंगे तो वहां पे आपको ये लाइन जरूर पढ़ने को मिलेगी, मेक ट्रेंड योर फ्रेंड। इसका मतलब यह है कि जो ट्रेंड चल रहा है बस उसी को अपना दोस्त बना लो, ट्रेंड के अगेंस्ट बेटिंग मत करो। ये मैं अगेन अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इनिशियल डेज में कई स्टॉक्स ऐसे थे जो धड़ाधड़ बढ़ते थे, तो मेरे को लगता था नहीं अब यहां मौका आ गया है जब ये यहां से गिरना शुरू करेगा। दैट मीन्स कि ट्रेंड तो ऊपर का था, लेकिन मेरे को मन में आया कि नहीं, आई कैन प्रेडिक्ट व्हेन दिस ट्रेंड इज गोइंग टू रिवर्स।
मैंने बहुत पैसे खोए हैं इस तरह के काम करते करते। बाद में किताबें पढ़ी तब जाके समझ में आया कि यार मेक ट्रेंड योर फ्रेंड का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसको चलते रहने दो। आप अपने अगर बेट लेने वाले हो तो उस ट्रेंड के अनुसार ही लो। डोंट मेक एनी बेट अदर देन द ट्रेंड, ये बोला जाता है। ऑब्वियसली रिवर्सल्स तो होते ही हैं, बट अधिकतर टाइम्स आप जब भी रिवर्सल प्रेडिक्ट करोगे वो गलत होगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि रिवर्सल्स प्रेडिक्ट नहीं करने चाहिए। गॉट द पॉइंट। कई बार होता है, अब आप अपने दोस्तों को या आप अपने कलीग्स में ही नोटिस कीजिएगा, कई आपके ऐसे दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि देख अभी निफ्टी बहुत बढ़ रहा है ना, आप देख धड़ाम करके गिरेगा। बहुत लोगों को बड़ा इसमें मजा आता है कि भाई हम रिवर्सल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट हकीकत यही है कि रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और इसमें पैसे बनाना तो और भी ज्यादा मुश्किल। सो यही बात यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखी है कि कोई ट्रेंड या पैटर्न है तो वो रिपीट करेगा खुद को, बस आपको इस बात पे ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कलेक्टिव सेंटिमेंट। तो सर ये बात यहां पे इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो है मार्केट का डेटा, और मार्केट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर। इसका मतलब ये है कि आप जो मार्केट से लेकर के आओगे प्राइस और वॉल्यूम का डेटा, उसमें उन सभी लोगों का कलेक्टिव विजडम छुपा हुआ रहेगा। अब ये कलेक्टिव विजडम क्या है? इसका मतलब सब लोगों की सोच को मिला करके एक कलेक्टिव विजडम बनेगा मार्केट का, और वो उस प्राइस और वॉल्यूम के डेटा में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आपको बस यही करना है कि उससे मीनिंग डिराइव करना है, सो दैट यू विल गेट टू नो व्हाट इज द कलेक्टिव सेंटिमेंट इन द मार्केट। मतलब आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा ले रहे हैं, कौन कौन सा डेटा? प्राइस का डेटा और वॉल्यूम का डेटा। इन दोनों डेटा को यूज करेंगे तो आपको मार्केट का कलेक्टिव विजडम या फिर कलेक्टिव सेंटिमेंट समझ में आने लग जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, सो इन पॉइंट्स को प्लीज लाइटली मत लीजिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं एंड इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल। थर्ड पॉइंट इज अगेन ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल में मार्केट में ट्रेड नहीं करते, बस ख्वाहिश रखते हैं हम इस पॉइंट पे ट्रेड करते या हम इस पॉइंट पे ट्रेड किए होते। वो सब नहीं चलता भैया। अगर कोई हकीकत में ट्रेड करेगा तभी जाकर के उसका प्राइस और वॉल्यूम का डेटा मार्केट के डेटा के साथ में जाके मिलेगा, और वही टेक्निकल एनालिसिस को मतलब भी है। ख्याली पुलाव बहुत लोग बनाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वी विल टेक ओनली द एक्चुअल traded data। इसका मतलब only the participants who actually trade will affect the prices। ये बात ध्यान रखिएगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करके दिखाना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अजम्पशंस की। अब तो सर यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि टेक्निकल एनालिसिस कभी भी ये अज्यूम नहीं करता कि सभी के सभी इन्वेस्टर्स रैशनल है। इनफैक्ट यहाँ पे जो इनका अजम्पशन है वो ये है कि ये रैशनल भी हो सकते हैं या इरैशनल भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग। इन्होंने ये माना नहीं दैट ऑल द इन्वेस्टर्स आर रैशनल, ये बोल रहे हैं कुछ लोग बेवकूफ भी हो सकते हैं बट स्टिल दे ट्रेड इन द मार्केट, तो हम उसको भी कवर करेंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस डू नॉट होल्ड। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इक्विटी में आपने या तो पढ़ा होगा, अगर आप नहीं पढ़े अभी तक तो आप आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे हम इनको फुल ऑन बात करेंगे भाई एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही समझो कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के 3 फॉर्म्स हैं, जिसमें जो सबसे कमजोर फॉर्म है उसको हम बोलते हैं वीकेस्ट फॉर्म। करेक्ट? तो वो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी हाइपोथेसिस भी जो है वो भी ये बोलता है कि टेक्निकल एनालिसिस से कोई भी कभी पैसा नहीं बना सकता। इसका मतलब ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस है, एक ऐसी थ्योरी है जो बोलती है टेक्निकल एनालिसिस से कोई भी फायदा नहीं हो सकता। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस यही अजम्पशन लेगा कि ये होल्ड नहीं करता। भाई सीधी सी बात है, टेक्निकल एनालिस्ट बोल रहे हैं कि हम पैसा बना के दिखाएंगे, और कोई थ्योरी है जो बोलती है कोई फायदा नहीं, तो उसको ये लोग डिसरिगार्ड ही करेंगे। दैट मीन्स द टेक्निकल एनालिस्ट आर अज्यूमिंग दैट एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस डू नॉट होल्ड। व्हाई? बिकॉज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बोलती है कि टेक्निकल एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। क्लियर सर? थोड़ा बहुत थ्योरी है शुरुआत में, बट आगे हम फुल ऑन प्रैक्टिकल में चले जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहें। 2 मिनट 3 मिनट और बियर कीजिए, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स में घुसेंगे। नेक्स्ट बात आई सर टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस की। सिंपल है सर, ये पॉइंट मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हैं और उससे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन करने की चेष्टा करते हैं। वहीं पे टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस और वॉल्यूम का डेटा लेंगे और उसके पीछे के रीजंस पता करने की भी कोशिश नहीं करेंगे।
ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपसे प्राइस और वॉल्यूम का डेटा ले लो, मैंने आपको क्या बोला, आपको कंपनी के नाम का भी नहीं पड़ा, आपको कंपनी के काम का भी नहीं पड़ा, आपको सिर्फ दो डेटा चाहिए, प्राइस और वॉल्यूम का डेटा दे दो, मेरा काम खत्म। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट अगर आपको ये दो डेटा मिल गए तो उसके बाद में आपको इसके पीछे के इकोनॉमिक रैशनल को जानकारी रखने की भी दरकार नहीं है। ऑल यू नीड टू नो इज टू टाइप्स ऑफ डेटा। क्लियर सर? एडवांटेज की बात करते हैं तो सर एडवांटेज में नंबर 1 ये है कि ये जो दोनों डेटा है ना, प्राइस और वॉल्यूम का डेटा, ये ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल का मतलब ये है कि ये एकदम डायरेक्टली आपको दिख रहा है, जो है वो है, आपको अलग से इसमें कोई अजम्पशन या रीस्टेटमेंट करना नहीं पड़ेगा। However, this is not the case with fundamental analysis. कई बार फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, रीएडजस्ट करना पड़ता है, वो सब यहाँ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज द डेटा दैट यू आर गोइंग टू यूज इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट एंड वहां पे आपको कोई भी री अजम्पशंस या री स्टेटमेंट्स की दरकार नहीं है। दैट मीन्स द डेटा इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस का और एक फायदा यह है कि ये नॉन कैश पेइंग एसेट्स पे भी लागू होता है, यानी कि कमोडिटीज, करेंसीज, इन सभी पे भी आप इनको लागू कर सकते हो। हाउएवर दिस इज नॉट द केस विथ फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें ज्यादातर कैश फ्लो रिलेटेड मॉडल्स होते हैं एंड इसीलिए वो करेंसी या कमोडिटी पे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होते। However, this is not the case with technical analysis, इसीलिए नॉन कैश पेइंग एसेट्स अगर कोई है तो उनकी भी आप एनालिसिस बड़े आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट अप फ्रॉड, वो भी बहुत ज़बरदस्त है सर। कोई अगर कंपनी में फ्रॉड होता है तो डेफिनेटली आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा नहीं कर सकते, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस तो नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाए, जल जाए, फ्रॉड हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्राइस और वॉल्यूम का तो डेटा है ना, जब तक वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे तब तक टेक्निकल एनालिसिस करना संभव है। बड़ा ही एक्सट्रीम पॉइंट था बट पॉइंट तो है। क्लियर है? सो इवन इफ देयर इज अ फ्रॉड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलायबल, टेक्निकल एनालिसिस कैन स्टिल बी कंटिन्यूड। फाइनली 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर मार्केट का डेटा डिस्टॉर्टेड हुआ, ये डिस्टॉर्शन क्यों हो सकता है? 2 कारण से। नंबर 1, या तो मार्केट ही इलिक्विड है या फिर मार्केट में कोई मैनिपुलेशन हो रहा है। इस तरह से प्राइस और वॉल्यूम का डेटा गड़बड़ आएगा और ये गड़बड़ से हमारी पूरी एनालिसिस तबाह हो जाएगी। नंबर 2, बैंकक्रप्ट एसेट्स को लेकर के टेक्निकल एनालिसिस की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, समझिएगा ध्यान से बात को, जो बैंकक्रप्ट एसेट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी एबीसी लिमिटेड, जो बैंकक्रप्सी डिक्लेयर कर दी, जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट उसको शॉर्ट सेल करना शुरू करेगा। तो अब जब शॉर्ट सेल करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली वो स्टॉक धड़ाधड़ गिरना शुरू होगा। लेकिन सर कोई ना कोई पॉइंट पे तो शॉर्ट सेलर्स को भी शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ऊपर के भाव पे बेचा तो नीचे के भाव पे खरीदना तो पड़ेगा ना। टेक्निकल एनालिसिस यहीं पे धोखा खा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि टेक्निकली जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है वो एक फ्रेश बाइंग है और वो इंडिकेट करने लग जाता है, हाँ भाई बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है। और टेक्निकल एनालिसिस आपको इंडिकेट करने लग जाएगा दिस इज राइट टाइम टू बाय बिकॉज पीपल आर बाइंग। दिस इज नॉट ट्रू। पीपल आर बाइंग बिकॉज दे वांट टू कट ऑफ देयर शॉर्ट्स। लोग अपने शॉर्ट को खत्म करने के लिए बाई कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग नहीं हो रही। इस चीज को टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ पाता। नीचे के लेवल पे अगर शॉर्ट्स कवरिंग होती भी है, वापस बाइंग हो भी जाती है, तो भी वो फ्रेश बाइंग तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इस छलावे में आ जाता है। आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में कभी भी कोई आइडिया नहीं था तो आप चिंता मत कीजिए। जो मैंने बोला एक बार दिमाग से निकाल दीजिए, ये इनफैक्ट ये पॉइंट ही दिमाग से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड थर्ड बात है, trends are identified only when facts are identified, only after facts are identified। इसका मतलब सर टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादातर जितने भी इंडिकेटर्स हैं या ज़्यादातर जितने भी ट्रेंड्स हैं वो पोस्टमार्टम एनालिसिस हैं। इसका मतलब जब हो जाता है उसके बाद पता चलता है। सो वो एक प्रॉब्लम है। हम इस पे और भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं और आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम करेंगे उन पे बात, बट अभी के लिए पूरा ओवरऑल फेस पैकेज पे मैं ये बोल सकता हूं दैट टेक्निकल एनालिसिस विल बी अ लैगिंग इंडिकेटर
मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आपको उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा बिवेयर रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट स्लाइड, जहां पे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के मीनिंग, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में कंपैरिजन, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर करवाए। इन अ सिंगल स्लाइड आई हैव कवर्ड टू मेनी थ्योरी एस्पेक्ट्स, और यहां से काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इफ आई हैव टू कोट देन आई वुड से दैट आपके इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 यहां से आपसे सॉल्व हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व होना है। क्लियर है? चलिए, आप नोट करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह नोट कर सकते हैं, बट अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। आइए आगे बढ़ते हैं, चार्ट के ऊपर आते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए चार्ट्स के ऊपर मैं बातें करने से पहले चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चार्ट के बेसिक्स में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि चार्ट में दो एक्सिस होती है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे हमेशा टाइम मेजर होता है और वर्टिकल पे हमेशा प्राइस मेजर होता है। पहले मैं बात करता हूं वर्टिकल एक्सिस की। तो सर, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस तो प्लॉट होता है, ये बात सही है, पर प्लॉटिंग किस अंदाज में हो रही है उसके ऊपर में उसके स्केल को डिफाइन किया जाता है। अ स्टॉक मे बी स्केल्ड ऑन अ लीनियर स्केल और मे बी स्केल्ड ऑन एन एक्सपोनेंशियल स्केल। लीनियर में स्केल कैसे होता है एक बार नोटिस कीजिएगा, 50, उसके बाद 100, उसके बाद 150, उसके बाद 200, यानी कि हर बार स्केल में 50 रुपए का इजाफा हो रहा है। आपको ये नजर आ ही गया होगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल, वेयर द डिफरेंस बिटवीन स्केल्स इज एक्चुअली एन एब्सोल्यूट फिक्स्ड अमाउंट। समझ में आई ये बात? नहीं आई? तो कंपेयर करते हैं विथ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में सर यहां पे अमाउंट फिक्स नहीं है, मल्टीप्लीकेशन फिक्स है। जैसे 50 का 100 2 गुना हुआ, वहीं पे 100 का 200 हो गया, फिर 2 गुना हो गया, और फिर वापस 200 का 400 हो गया, फिर 2 गुना हो गया। अब आप बोलोगे भैया ये जरूरी है, ये ऐसा समझना जरूरी है? हाँ भैया, बहुत जरूरी है। मैं आपको सिर्फ कहानी बताता हूं उसके पीछे ही क्या है। सर, इस एक्सिस पे प्लॉटिंग कैसी होती है, वो पूरा का पूरा डायग्राम चेंज कर सकती है। मैं आपको बताता हूं, लीनियर स्केल पे कई मैंने स्टॉक्स ऐसे देखे हैं जो कि ऐसे बढ़ते हैं, मतलब देखने वाले को ऐसा लगता है कि यहां तक बढ़ा ही नहीं और उसके बाद में एकदम जोर से बढ़ा। लेकिन वही एक्सपोनेंशियल स्केल पे वही स्टॉक्स ऐसे दिखते हैं। अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है। मैं खुल के और नहीं बताऊंगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ फुल टाइम इन्वेस्टर और ट्रेडर, इसलिए मैं खुल के यहां नहीं बताऊंगा। क्वेरी है मन में, अगर जानना और चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरे YouTube को फॉलो करो, YouTube चैनल पे जाओ, यू विल गेट दीज आइडियाज। क्लियर है? या अदरवाइज एक रिक्वेस्ट भी आप डाल सकते हो इन अवर सर्विस नंबर। क्लियर है? बस मैं ये कहना चाहता हूं कि सर हमारा जो लीनियर और एक्सपोनेंशियल स्केल है उन दोनों का अंतर पड़ता है, आपको बस इस बात को समझना है। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम प्लॉट होता है। टाइम कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ मंथली, इट कुड बी अ वीकली, इट कुड बी अ डेली, इट कुड बी अ इंट्राडे चार्ट। तो सर सिंपल है, अगर आप डेली या फिर इंट्राडे चार्ट देख रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म एनालिस्ट हो। अगर आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको मंथली या फिर वीकली चार्ट देखना चाहिए, ये ज्यादा रेलेवेंट है आपके लिए। क्लियर है? एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना चाहते हैं तब आपको एक्सपोनेंशियल चार्ट्स देखने चाहिए, लीनियर नहीं देखने चाहिए। हालांकि ज्यादातर दुनिया उल्टा करती है, ज्यादातर दुनिया लॉन्ग टर्म में भी लीनियर चार्ट्स फॉलो करते हैं, यानी कि लीनियर स्केल फॉलो करते हैं, एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने स्टॉक मार्केट को समझने वालों में। क्लियर है? मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य ही बता रहा हूं टेक्निकली कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस कभी भी करना है तो हमेशा एक्सपोनेंशियल चार्ट्स देखिए, डोंट लुक एट द लीनियर चार्ट्स। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, मनी कंट्रोल हो, screener.in हो, सब जगह लीनियर स्केल पे ही चार्ट्स अवेलेबल हैं, कहीं पे भी एक्सपोनेंशियल स्केल पे चार्ट्स अवेलेबल नहीं है। सो यू विल हैव टू रिक्रिएट एक्सपोनेंशियल चार्ट्स इफ यू वांट टू। क्लियर है? So this was basics about charts and I think this is a good one. इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। Yes, हो गया। So we have completed our second slide. Third slide में आते हैं सर। Third slide again an important slide. यहाँ पे मैं आपको 3 चार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट।
इन सबको मैं ड्रॉ करके ला रहा हूं और एक कॉमन एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। आई डोंट नो इस अप्रोच से कितने लोगों ने समझाया होगा आपको लाइन चार्ट, बार चार्ट या कैंडल स्टिक चार्ट कभी भी आपके लाइफ में, बट आई विल स्टिल टेक अ ट्राई, कुछ अलग सिखाने की चेष्टा जरूर करूंगा एंड देन ऑल्सो फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस समझाता हूं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहां काम आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारा जो एग्जाम्पल लिया हुआ है सर, ये एग्जाम्पल में मैंने लिया है डे ओपन हाई लो एंड क्लोज। आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा बट आई नीड माई स्पेस, तो बस आप समझ लीजिए ये ओपन हाई लो और क्लोज का मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं। इसको पॉपुलरली OHLC डेटा बोलते हैं। ऑब्वियसली ये इनके इनिशियल से लिया हुआ है, OHLC। O स्टैंड्स फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो एंड C फॉर क्लोज। किसी भी दिन आप किसी भी स्टॉक का अगर डेटा निकालोगे आपको OHLC पैटर्न में ही मिलता है। यह बेसिकली आपको बताता है कि कौन से दिन ये स्टॉक किस भाव पे खुला, किस भाव तक गया दिन भर में, किस भाव तक नीचे गया दिन भर में, और लास्ट में कहां क्लोज हुआ। मतलब शुरुआत कहां की, इसका हाई क्या रहा दिन का, इसका दिन का लो क्या रहा, और ये क्लोज कहां किया। ये सारे डेटा आपको हर स्टॉक के लिए मिल जाएंगे। आप बेशक जाकर के ढूंढना शुरू कीजिए OHLC डेटा, आपको सब मिल जाएगा। पर हमें यह समझना है कि इस डेटा से हम चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो सर बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं लाइन चार्ट की बात करूं तो सर लाइन चार्ट में कुछ नहीं चाहिए आपको सिर्फ क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए। डे वाइज उसको प्लॉट कर दो। आप यहां देख पा रहे हो मैं टी जो अपना हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें डेज प्लॉट करके रखा हूं, 1 2 3 4 दिख रहा आपको। तो 1 के दिन क्लोज का भाव था 210, मैंने प्लॉट कर दिया। 2 के दिन 250 था, मैंने प्लॉट कर दिया। 3 के दिन 250 था, मैंने प्लॉट कर दिया। 4 के दिन 300 था, मैंने प्लॉट कर दिया। इन सभी क्लोजिंग प्राइसेस को एक ग्राफ में मैंने पिरो दिया है। इसी ग्राफ को, इसी चार्ट को हम बोलते हैं लाइन चार्ट। याद रखेंगे सर, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या है? लाइन चार्ट इज बेसिकली अ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ एनी एसेट। क्लियर सर? नेक्स्ट आते हैं बार चार्ट की और बार इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं था, बार इंपॉर्टेंट है। बार चार्ट में सर सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं एक बार क्या होता है। तो सर बार इज बेसिकली ए स्ट्रेट लाइन जिसका लेफ्ट वाला जो साइड का हिस्सा है ना ऐसे करके बाहर आएगा, ये होता है अपना ओपन। क्लियर है? जो एकदम हाईएस्ट हिस्सा है वो होता है हाई, एकदम लोएस्ट हिस्सा होता है वो होता है लो, और जहां वो क्लोज होता है वहां ऐसे क्लोज करते हैं। मतलब एक ही बार में हमने OHLC चारों को प्लॉट कर डाला। इसी को हम लोग बोलते हैं बार चार्ट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निकल एनालिस्ट। मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता अपने रियल लाइफ में, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हो अनलाइक मी, तो आपके ये काम का हो सकता है। यहां पे आप देखिए बार चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस बार की कोई फॉर्म कुछ भी हो सकती है। फॉर्म से बस समझना है कि कहां इसकी ओपन हुई, कहां इसकी क्लोज हुई। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट डे की बात करूं तो इसकी ओपन हुई है 210 के नीचे। ये दिख रहा है हम लोग को 200 के नीचे, 200 पे इसकी ओपनिंग हुई है यानी कि 210 के नीचे। ये क्लोज हुआ है 210 पे, यानी कि ये देखिए क्लोज हुआ 210 पे। और बाद बाकी इसकी जो लो है वो इसके दिन की ओपनिंग जो थी वही इसकी लो है, यानी कि 200। ये रही इसकी लो, और हाई इसका गया है यहां तक जो कि है 220 का लेवल, जो कि यहां से भी दिख रहा है। दूसरे दिन में आते हैं। दूसरे दिन में अगर आप लो देखोगे तो ये है आपका लो का लेवल, ये लो का लेवल है 200 का लेवल, तो ये रहा सर 200 लो। हाई की अगर मैं बात करूं तो मेरा हाई और मेरा क्लोज एक ही पॉइंट नजर आ रहा है मेरे को, जो कि यहां मैच कर रहा है 250 और 250। ये मेरा हाई भी था और ये मेरा क्लोज भी था, तो रेलिवेंट है। इसके अलावा आपके दिन की जो ओपन थी वो 230 पे हुई थी, सॉरी 220 पे हुई थी, और ये रही 220 पे आपकी ओपन। क्लियर सर? सिमिलरली आप बार चार्ट नंबर 3 और बार चार्ट नंबर 4 को वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो कि वो चार्ट एकदम सही है कि नहीं है। हर एक बार में आपको चारों इंफॉर्मेशन नजर आएगी, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये आप पे छोड़ा बाकी दोनों चार्ट्स को, बाकी दोनों बार्स को अंडरस्टैंड करना। इतनी भी स्पून फीडिंग अच्छी नहीं है ना। सो वीडियो को प्लीज पॉज करें यहां पे एंड देन अंडरस्टैंड इट, देन विल मूव टू कैंडल स्टिक। चलिए आइए कैंडल स्टिक पे। तो सर कैंडल स्टिक बार चार्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक होती है बॉडी, और बॉडी के दोनों ओर
थोड़ा सा इसका मैं कह सकता हूं अटैचमेंट्स। क्लियर है? अब हमें यह समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली सर, जो सबसे हाईएस्ट एरिया है उसको हाई बोलते हैं, जो सबसे लोएस्ट एरिया है उसको लो बोलते हैं। अब नीचे वाला ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ऊपर वाला भी ओपन या क्लोज दोनों हो सकता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ओपन नीचे है कि ओपन ऊपर है? तो सर वो ऐसे पता चलेगा कि अगर ये कैंडल शेडेड निकला, इसका मतलब समझ लेना कि ये एक बेयरिश डे था। बेयरिश डे मतलब एक ऐसा दिन था जहां पे क्लोज ओपन के नीचे हुआ, यानी कि शेयर नेगेटिव रहा, लाल रहा। अगर ऐसा होगा तो आपका कैंडल शेडेड हो जाएगा। वहीं पे अगर कैंडल शेडेड ना रहे, यानी कि इन तरह के कलर्स में रहे, तो हम बोलते हैं भाई ये प्रॉफिट वाले दिन थे, और जिस दिन शेडेड वाला दिन हो उस दिन बोलते हैं लॉस वाला दिन था। ये लॉस है और ये सब प्रॉफिट्स है। क्लियर है सर? समझ में आया आपको? गुड। अगेन अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो देखिए सर, ये मेरा लो है। लो कितना है एक बार देख लेते हैं इस सवाल में। 200 मेरा लो है, ये रहा 200 लो मेरा। क्लोज मेरा कितना है? क्लोज मेरा 210 है, तो मेरा क्लोज 210 है। देखिए यहां पे 210 क्लोज है, लेकिन हाई कुछ और था। ये है मेरा हाई, हाई था 220 जो कि मैंने प्लॉट कर दिया। दूसरे कैंडल पे नोटिस कीजिएगा। दूसरे कैंडल पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका लो अगेन 200 है, जो कि ये रहा 200 इसका लो है। हाई और इसका डे का क्लोजिंग दोनों ही एक ही है, यानी कि 250, जो कि अगेन सही है। और इसका ओपन हुआ था 220 पे, तो ये रहा 220 पे इसका ओपन। देख के ही समझ में आ रहा है। थर्ड डे देखते हैं, थर्ड डे इंपॉर्टेंट होने वाला है। थर्ड डे का हाई कहां गया था? हाई गया था मेरे ख्याल से 300 रुपए। ये देखिए 300 रुपए गया था क्या? ओ मैं कुछ और देख रहा हूं, सॉरी 280। 280 इसका हाई गया था, एकदम सही है, 280 इसका हाई गया था। इसका जो लो है वही इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब ध्यान रखिएगा यहां पे, सिंस यहां पे ये शेडेड कैंडल है, इसीलिए इसका क्लोजिंग नीचे होगा और ओपन ऊपर होगा। क्लियर है? अदरवाइज आप हर बार देख रहे थे ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर था, बट यहां पे क्लोज नीचे होगा, ओपन ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव डे था, ये एक लॉस वाला दिन था। तो यहां पे सर इसका क्लोज और लो दोनों कोइंसाइड कर रहा है, जो कि यहां पे हो रहा है। यहां पे लो 250 था और क्लोज भी 250 पे ही हुआ। क्लियर है? और ओपन कितने पे है? ओपन है 260 पे, आई थिंक ये रहा 260 ओपन। समझ में आया सर? अगेन दिस इज योर ओन एफर्ट, आपको खुद का एफर्ट देना है समझने में कि ये कैंडल ऐसा क्यों दिखता है। वीडियो को पॉज करें, प्लीज समझें कि ये कैंडल ऐसा क्यों दिखता है। क्लियर है? चलो देख लिया, समझ लिया, मैं फिर भी समझा देता हूं। ये कैंडल ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि एक तो ये कैंडल शेडेड नहीं है, तो ये पॉजिटिव ट्रेड है। इसका मतलब ये अपना ओपन है और ये अपना क्लोज है। इसके अलावा ये क्लोज के अलावा ये अपना हाई भी है, और ये ओपन के अलावा ये अपना लो भी है। तो हमें बस ये देखना है कि क्या लो और ओपन कोइंसाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। और क्या हाई और क्लोज कोइंसाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। एकदम सही है। इसका मतलब इस कैंडल में सिर्फ कैंडल ही कैंडल है, वो रस्सी नहीं है। क्लियर है? सो दैट वाज इट अबाउट ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स। आई होप आपको लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आते हैं हम अपने पॉइंट और फिगर चार्ट में। पॉइंट एंड फिगर चार्ट ये एक बहुत ही टेक्निकल चार्ट है सर, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आपको बस याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप इस पे और रिसर्च करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू कंसल्ट सम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये चार्ट समझाऊंगा ये क्या है। सबसे पहला इसका वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस है, वो तो सर हर चार्ट में होता है, कौन सी नई बात है? नई बात ये है कि इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम नहीं है, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है नंबर ऑफ चेंजेस इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में कितनी बार बदलाव आया वो इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट होता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट, इसमें 2 तरह की साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है बॉक्स साइज। ये बॉक्स साइज बेसिकली एक बॉक्स में एंट्री करने के लिए मिनिमम चेंज इन द स्टॉक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फिक्स कर लिया कि एक स्टॉक है जो 1% अगर बदलेगा तो मैं बॉक्स में कोई ट्रीटमेंट करूंगा या बॉक्स में कोई साइन डालूंगा।
तो वो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि 1% बदलाव आया तो ही मैं अपने बॉक्स में एंट्री करूंगा, और अगर बदलाव से 0.2% का आया तो आपको उस दिन उसकी एंट्री करने की दरकार नहीं है। ये होता है बॉक्स का मतलब, और खुल के हम समझेंगे। दूसरा है रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल के लिए सिर्फ एक बॉक्स साइज से काम नहीं चलेगा, आपको 3x दी बॉक्स साइज की मूवमेंट की दरकार लगेगी। दैट मींस कि अगर सपोज करो एक अप ट्रेंड चल रहा था और आप अप ट्रेंड के बाद अब ये कंक्लूड करना चाहते हो कि अप ट्रेंड पूरी तरह खत्म हो गया और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो कम से कम 3% का चेंज आना चाहिए स्टॉक में इन ऑर्डर टू कंक्लूड दैट यस द ट्रेंड हैज गॉट ओवर एंड रिवर्सल आ गया है। तो रिवर्सल साइज बॉक्स साइज का 3 गुना होता है। इट्स अ थ्योरेटिकल लेसन, आपको याद रखना है। थर्ड, यहां पे ग्राफ पेपर का यूज होता है सर, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ पेपर को यहां यूज करना। फोर्थ, यहां पे 2 तरह के साइन यूज होते हैं, एक होता है X और एक होता है O। X is used whenever there is an increase in box size। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ता है तब आप X यूज करते हैं, जब प्राइस गिरता है तब आप O यूज करते हैं। दैट मीन्स बुलिश का साइन है X, बेरिश का साइन है O। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप कॉलम सिर्फ तभी बदलेंगे जब रिवर्सल होगा, जब तक रिवर्सल नहीं होगा तब तक कॉलम को प्लीज ना बदलें। अब यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये चार्ट बना कैसे। तो सर सिंपल है, चार्ट ऐसे बना सर, रैंडम है, किसी डेटा से कनेक्टेड नहीं है। रैंडम इसलिए क्योंकि सर यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं कि टोटल 4 बार बॉक्स में हमने एंट्री की, एक्स 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 एक्स, देख रहे हैं आप 4 बार एंट्री की हमने। तो ये 4 बार एंट्री का मतलब ये है कि टोटल 4 ऐसे ओकेजन्स पे हमारी बॉक्स साइज मूवमेंट हुई, यानी कि 1-1% स्टॉक लगातार बढ़ा, लगातार 4 दिनों तक। तो हमने सेम कॉलम में ही एंट्री करते गए एक्स 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 एक्स। लेकिन फिर हमने यहां पे 0 की एंट्री की एक कॉलम नीचे। अगर आप देखोगे कॉलम तो क्या रो नीचे है, कॉलम तो चेंज ही हो गया। हम अपनी एंट्री जो करते हैं ना वो दूसरे कॉलम में करते हैं, क्लियर है। तो यहां पे जो आप देख रहे हो वो ये है, थोड़ी सी गलती भी हुई है अगले कॉलम में, मैं दिखाऊंगा क्या गलती हुई, लेकिन फिर भी यहां आप देखिए एक कॉलम नीचे आए, एक्स से नीचे आए यहां पे। इस पॉइंट को प्लॉट करने से पहले आपको 3x मूवमेंट चेक करनी होगी। रिवर्सल कैन ओनली बी शोन व्हेन 3x द बॉक्स साइज हैपेंस। इसका मतलब स्टॉक बढ़ रहा था तो डाउन ट्रेंड सिर्फ तभी दिखा सकते हैं जब 3% या उससे अधिक शेयर गिर गया हो, तभी आप एक रिवर्सल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या रिवर्सल को कंक्लूड कर सकते हैं। रिवर्सल को शो करते हैं 0 से, तो इसका मतलब ये है इसका अगला दिन भी अगर 0 आपने प्लॉट किया, इसका मतलब उसके अगले दिन भी 1% या उससे ज्यादा स्टॉक गिरा होगा। अब 1% ही लेंगे क्योंकि नाउ 0 के बाद 0 इज नॉट अ रिवर्सल, इट इज बेसिकली अ कंटिन्यूएशन, और कंटिन्यूएशन में रिवर्सल साइज नहीं चाहिए, बॉक्स साइज चाहिए। अब देखिए बॉक्स साइज के बाद में वापस आपका अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो आपको इसके पहले भी ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये गिरावट के बाद कम से कम 3% आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ जाना चाहिए, तभी जाकर के आप ये रिवर्सल दिखा सकते हो। अगेन रिवर्सल इज हैपनिंग इन क्रॉस फॉर्म, और ये क्रॉस काफी दूर तक चला, फिर अगेन पैटर्न चेंज हुआ, फिर नया कॉलम बना, फिर पैटर्न चेंज हुआ, नया कॉलम बना, पैटर्न चेंज हुआ। देख रहे हो आप ये सिलसिला चलते जा रहा है। इसीलिए तो हमने पढ़ा था कि इस चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसमें हम टाइम प्लॉट नहीं करते बल्कि नंबर ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शंस प्लॉट करते हैं। That makes this chart very very unique. This is extremely technical, but मैंने जितना आपको पढ़ाया है उससे आपका काम हो जाएगा. You will be able to solve more and more problems. So that was about point and chart. Point and figure chart. आते हैं आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं या नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं. ये है अबाउट वॉल्यूम डेटा. आप सोच रहे होंगे या नहीं सोचा तो आप सोच लीजिए कि भैया प्राइस पे बात हो रहा है, वॉल्यूम पे बात क्यों नहीं हो रहा. तो सर वॉल्यूम का डेटा भी चार्ट में प्लॉट होता है, पर अलग स्टाइल है इसकी. इसकी अलग स्टाइल ये है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होता है. आपका जैसे प्राइस चार्ट ऊपर है, प्राइस चार्ट के नीचे वॉल्यूम का चार्ट आता है. अगर कभी नहीं देखा तो मनी कंट्रोल पे जाके देखो ना कोई चार्ट, आपको आइडिया लगेगा. देखिए मैंने इलस्ट्रेशन दिखाने के लिए यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई है वॉल्यूम की. आप देखिए ऊपर में ये मेरा प्राइस चार्ट है, लेकिन नीचे में वॉल्यूम का डेटा मैंने शो किया है.
जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जितनी बड़ी बड़ी लकीरें, उसका मतलब उतना ज्यादा वॉल्यूम था उस दिन। वॉल्यूम का यूज टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अपने करिकुलम के स्कोप में नहीं है। आपको बस समझना है कि वॉल्यूम डेटा कहां नजर आता है। तो वॉल्यूम पे सर अगर आपने टिक किया हुआ है तो वॉल्यूम आपको चार्ट के नीचे नजर आएगा। क्लियर है? उसमें बार्स बनी हुई रहेगी, जितनी टॉलेस्ट बार होगी उसका मतलब वॉल्यूम वहां पे सबसे ज्यादा था। दूसरा पॉइंट ये है कि वॉल्यूम अगर कभी बढ़ती रहे ना, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये होता है कि मोर एंड मोर पीपल बिलीव इन द ट्रेंड दैट इज हैपनिंग। इसका मतलब ट्रेंड अगर इंक्लाइनिंग हो या चाहे डिक्लाइनिंग हो, वॉल्यूम्स अगर बढ़ रही है तो मान लेना कि ये ट्रेंड अभी थोड़ा टाइम और चलेगा। इसका मतलब अगर एक स्टॉक गिर रहा है और उसमें वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं तो ये समझ लेना सब लोग ही बेचने में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब वो शेयर थोड़े दिन तक तो बढ़ेगा नहीं, वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। दैट मीन्स यू विल हैव टू मेक दिस ट्रेंड योर फ्रेंड। आपको भी शॉर्ट ही करना चाहिए, बाई मत कर लेना। बाई किया तो नुकसान खा जाओगे। समझ में आया? तो वॉल्यूम डेटा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट टेल्स यू व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ दिस स्टॉक। इसके अलावा एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है यहाँ पे, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। ये एक बेसिकली एनालिसिस है जब आप एक एसेट के प्राइस मूवमेंट्स को या प्राइस को कंपेयर करते हो विद अ बेंचमार्क। बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक रेशियो क्रिएट करती हो। ये रेशियो में आपको कोई स्टॉक का प्राइस लेना है, उसको डिवाइड करना है बाई इंडेक्स वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज ही ब्रिटानिया का जो क्लोजिंग प्राइस रहा होगा उसको निफ्टी से डिवाइड करके आप देखो, जो भी वैल्यू आएगा उसको ओवर अ सीरीज प्लॉट करते जाओ और देखो क्या हो रहा है। अगर सपोज करो पहले रेट था 0.10, फिर वो बढ़ते बढ़ते ओवर 2 मंथ्स 0.26 पहुंच गया, तो ये बात समझ जाना दैट ब्रिटानिया इज ग्रोइंग फास्टर देन निफ्टी एंड दैट बेसिकली गिव्स यू अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपको ब्रिटानिया खरीदना चाहिए क्योंकि बाजार से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। So you can also perform relative strength analysis. I would highly recommend this. This is extremely important. सेकेंड है सर हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड इन RSA। इसका मतलब यह है कि अगर आपका RSA बढ़ते जा रहा है, जैसे कि 0.10 से बढ़ के 0.26 हो गया, इसका मतलब यह है कि आपका स्टॉक एक आउट परफॉर्मर है, निफ्टी से बेटर परफॉर्मर है। वहीं पे अगर ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका स्टॉक अंडर परफॉर्मर है, यानी कि निफ्टी से भी बेकार परफॉर्मेंस देता है। So that is also a very good analysis that you can do. So that's it for this slide as well. हमने slide 5 तक complete कर लिया। अगर आप learning outcome wise बात करना चाहते हैं तो हम learning outcome A और B को यहाँ पे complete कर चुके हैं। If you want to do questions from this, you can do up to question number 8. मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने गलत बोला था। सिर्फ फर्स्ट स्लाइड पे आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, 1 2 3 4। अब आप और 4 कर पाओगे। दैट मीन्स आफ्टर रीडिंग फर्स्ट 5 स्लाइड्स यू कैन ऑल्सो डू प्रैक्टिस प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, जहां पे आप टोटल 8 क्वेश्चन शुरुआत के सॉल्व कर पाओगे। फेयरली इजी है और मेरे ख्याल से आप अभी कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस वीडियो हियर। यहां तक पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 में मैं आपसे मिलूंगा लर्निंग आउटकम सी, या फिर बोल सकते हैं स्लाइड नंबर 6 के साथ में। विद दैट बीइंग सेड, आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें। बाय बाय।